and let's start with the This call thing. is now being recorded. Right. So this is a chapter reproductive health हमारा chapter है यहाँ पे, तो इसकी यहाँ पे हम like story यहाँ से हम start कर. Now this is a chapter again, it's a chapter, it's a small chapter again. इसके अंदर से आपको generally आपके one question you find coming from this particular chapter. हमने देखा गया trend देखा गया ये कि हर साल इसमें से आपका एक question आपका यहाँ से आ जाता है. So you generally get to have one question from this chapter you will see coming in the exam, right? So generally एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आपका आ जाता है, और जनरली जो क्वेश्चन आता है इधर इन द फॉर्म ऑफ द मैच द फॉलोइंग आपका होगा, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वाला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है. ओके, सो वन क्वेश्चन इज समथिंग यू जनरली गेट टू सी कमिंग फ्रॉम दिस. समटाइम यू कैन हैव अ टू, बट जनरली एक क्वेश्चन तो आपके यहाँ से रहता ही है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या बात करेंगे. अब इस चैप्टर के अंदर आप काफी इनिशियल पार्ट में हम लोग बात करते हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. एंड देन लेटर वी विल डिस्कस सम स्पेसिफिक थिंग्स, जहाँ पे हम लोग एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रासेप्टिव, द योर एसटीडीज, इनफर्टिलिटी, इनके बारे में हम लोग फिर बाद में बात करेंगे. तो अभी हम डिस्कस करते हैं समथिंग इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो याद रखना कि इंडिया में इन द ईयर ऑफ 1951 एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया था. सो इंडिया ने इन द ईयर ऑफ 1951 they initiated a program that was called a family planning program. Family planning program. अभी जो प्रोग्राम आपने इनिशिएट किया था 1950 के अंदर 51 के अंदर, ये बेसिकली किया क्यों था? ये किया था ताकि आप बिल्ड कर सको एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका रिप्रोडक्टिवली एक्टिव और हेल्दी सोसाइटी, राइट? दिस वाज ऑल डन टू बिल्ड द very this was all done to build it was done to build reproductively healthy society. आप चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर आपके कंसर्न है, इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, मिथ्स है, मिसकंसेप्शन है, उसको डील किया जा सके. तो इसके लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया गया था 1951 के अंदर, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करके, राइट? लेटर ऑन विद द कोर्स ऑफ टाइम अभी जो आज की डेट में जो प्रोग्राम रन कर रहा है, जिसके अंदर कई सारे एस्पेक्ट कवर किए जा रहे हैं, जहां पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है अबाउट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है. अभी का जो प्रोग्राम है दैट इज योर reproductive and child health care. Productive and child health care. तो अभी आज की डेट में जो प्रोग्राम एक्टिवली काम कर रहा है वो है आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. आप ये समझ लो कि इस प्रोग्राम के अंदर आपके सारे एस्पेक्ट आपके कवर किए जाते हैं. तो इनिशियली हमने 1951 में हमारा प्रोग्राम स्टार्ट किया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर वी वर एक्चुअली जो टारगेट क्या था आपके गवर्नमेंट का, दैट टू क्रिएट अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, राइट? अब उसी प्रोग्राम को अभी काफी ज्यादा एक्सपांड हो चुका है, एंड दैट नाउ यू हैव अ न्यू नेम फॉर दैट, एंड द न्यू नेम इज माय रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर नाम का आपके यहाँ पे अब आप प्रोग्राम आपके यहाँ पे रन किया जाता है, और उसके अंदर ही कई सारे एस्पेक्ट आपके आ जाते हैं आपके फैमिली प्लानिंग है. सो इसके अंदर ही आपके कई सारे एस्पेक्ट आपके आ जाएंगे आपके फैमिली प्लानिंग के. तो यहाँ पे भी हम सीखेंगे कि ये जो हम यहाँ पे बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, यहाँ पे आप किन किन इश्यूज को आप यहाँ पे डील करने की आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हो. तो याद रखना द काइंड ऑफ इश्यूज वी आर ट्राइंग टू डील ओवर हियर, जिन इश्यूज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, या किस टाइप के इश्यूज को सोसाइटी डील करना चाहिए या गवर्नमेंट डील करना चाहती थी. So when we discuss the issues over here, when we talk about the issues, तो issues आपके यहाँ पे कई सारे आपके यहाँ पे निकल के आएंगे. Like you will have issues of your as simple as your STDs, right? Misconceptions about reproduction, misconceptions about
आई जस्ट राइट RH, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, introduction of sex education in the schools, introduction of sex education in the schools, awareness about the crimes, awareness about crimes related to sex, and sexual abuse, right? And the sexual abuse. उसके साथ साथ एक और कंसर्न था जो अभी काफी कम हो चुका है पहले के टाइम पे, इन द अर्ली 1960s एंड 70s, अबाउट द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल जेंडर। ये पहले काफी ज्यादा कंसर्न था, राइट? सो इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ जेंडर। अब ये सारे आपके यहाँ पे इश्यूज थे, मिसकंसेप्शन आपके हो गए। बर्थ के पहले आपको कैसी केयर लेनी है, बर्थ के बाद आपको कैसे केयर लेनी है, दैट्स अ प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, हाउ वन कैन प्रोटेक्ट oneself फ्रॉम STDs लाइक HIV एंड अदर डिजीजेस। सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल्स, अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द सेक्स रिलेटेड क्राइम्स और सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करना। Equal opportunities to be created for both the genders, right? Because I've told you earlier as well, पहले के टाइम में काफी बार ये होता था that families used to have a preference towards having a male child, right? तो इसको लेके भी एक अवेयरनेस क्रिएट करना या उन्हें एक इंफॉर्मेशन शेयर करना, these were the issues they were trying to deal with। ये सारे इश्यूज थे जिसको लाइक आपका कंट्री वो आप इन सबको डील करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। और इन सारे इश्यूज को डील करना और उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए ही यहाँ पे आपका प्रोग्राम सेटअप किया था। दैट वाज माय रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर वाला प्रोग्राम है यहाँ पे। सो दिस वाज द प्रोग्राम व्हिच वाज सेट अप टू डील विद ऑल दिस काइंड ऑफ इश्यूज ओवर हियर, राइट? अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि इनिशियली जो भी आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंड की जाती थी, सो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपकी शेयर की जाती थी वो कैसे आपकी शेयर की जाती थी, सो हाउ द इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड। सो इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड इन सर्टेन वे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग आपकी यहाँ पे कैसे की जाती थी? It was done with the help of the print media. Print media was used over here, newspaper, magazines, उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन, ऑडियो विजुअल, ये ऑडियो विजुअल कैसे होता होगा? हाउ यू कैन शेयर ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन टू द फैमिलीज पहले के टाइम पे? हेल्प ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन सेट्स, राइट? सो रेडियो एंड टेलीविजन से कैसे आप ऑडियो विजुअल सोर्स के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। उसके अलावा कई सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व थे। मेनी ऑफ द एनजीओज वर इन्वॉल्व। सो कई सारे एनजीओज आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे। मेनी ऑफ द एनजीओज वर इन्वॉल्व for sharing the information, for sharing all the information related to your like whatever we have discussed over there, right? So non-governmental NGO stand for non-governmental organization। ये एक NGO होते हैं जो नॉन प्रॉफिट वाले होते हैं। ये कई सारे आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे टू शेयर द इंफॉर्मेशन। उसके साथ साथ एट लोकल लेवल इवन द टीचर्स वर इन्वॉल्व, टीचर्स इन्वॉल्वमेंट ये भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला था। दिस वाज आल्सो व्हिच वाज डन ओवर देयर सो दैट यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन। तो याद रखना, जब आपके पास लाइक यू नो व्हाट आर द इश्यूज द कंट्री वाज डीलिंग विद, यू नो व्हाट आर द इश्यूज सोसाइटी वाज डीलिंग विद। अब ये इश्यूज को फिक्स करने के लिए एडवर्टाइजमेंट, यस बेटा वो प्रिंट मीडिया के अंदर आपको वो भी आ जाएगा, यस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी आप यहाँ पे कर पा रहे हो, ठीक है?
सो यू आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स, और ये सब आप कर रहे हो ताकि आप इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सको एक पॉपुलेशन को, दैट व्हाट हैज टू बी डन, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, किन चीजों को आपको वहां पे ध्यान रखना है. सो दीज आर द थिंग्स यू वर एक्चुअली डिस्कसिंग यूजिंग दिस सोर्सेज. ये सारे सोर्सेज आप यहाँ पे यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन आप वहां पे शेयर कर रहे थे. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट दीज वर द सोर्सेज दे वर यूजिंग टू शेयर द इंफॉर्मेशन. अब ये तो एक जनरल हमने आइडिया यहाँ पे लगा लिया कि एक जनरल पॉपुलेशन को आप ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे. नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट एट माइन्यूट लेवल, या एक छोटे से ग्रुप लेवल पे हम जाके देखते हैं कि ग्रुप लेवल को आप यहाँ पे कैसी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे शेयर करते हो. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स की, इफ आई डिस्कस अबाउट द स्टूडेंट्स, यू कैन सी अ बिग पॉपुलेशन व्हिच इज इंक्रीजिंग राइट नाउ. सो इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि आपका कैसे पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी अफेक्टिंग. नाउ अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर मैं एक छोटा ग्रुप लेता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, let's talk about students which are at a verge of attaining the puberty, right? Or I can say when I talk about students, let's say if I'm talking about teenagers, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे teenagers के बारे में, तो अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. यहाँ पे भी एक राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे लाइक एक्सेस कराना उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी इंपॉर्टेंट लाइक कॉन्सेप्ट आया था अबाउट इंट्रोड्यूसिंग द सेक्स एजुकेशन. So they decided to give the information about the sex education to certain group of students, or to provide this education in the schools at certain level, ताकि उनको भी कई सारी information यहाँ पे उन्हें पता चले, right? So here they were trying to make people explain number of things, like to understand about the reproductive organs. So students can understand everything about the reproductive organs, right? They can understand everything in terms of the STDs, right? STDs and उसके जो potential impact होते हैं, right? They can be explained to them, right? Information about safe sex, information about the safe sex was supposed to be shared over here, okay? So along with that, even about the what are the impacts and what are the importance of the contraceptives. इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पे जो मेंशन करा जाएगा, वो ये रहेगा टू डिस्करेज द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट? सो डिस्करेज और टू रिमूव myth and misconceptions about reproductive issues. तो ये सारी चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट था एक सर्टेन ग्रुप को टारगेट करके. सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज डन, जहां पे आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एसटीडी, सेफ सेक्स, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड आल्सो डिस्कसिंग अबाउट द मिसकंसेप्शन. अगर मैं आपको यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, like initially it was very strongly believed that people having HIV can give HIV to someone else as well, even while having a conversation. या अगर कोई किसी का लाइक बॉटल से अगर पानी पी लेता है और उसे HIV है, देन दूसरे पर्सन को भी HIV वहां पे हो सकता है. तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था जो आज की डेट में लाइक नाउ वी आर एबल टू share with all the students, we are all able to share all the teenagers that this is untrue and how this STD is going to spread. So ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करना, इस बारे में बात करना was very important because previously people were discussing all those things, and because nowadays people have realized that discussing about all those things is very important to the age group right now. तो याद रखना, these are the few things you have to understand कि सेक्स एजुकेशन के अंदर आपने ये सब चीजों के बारे में जिक्र करना या बात करना चालू किया था, and that was something done with the teenagers. So that was the idea, to share the information at this level because they were the people who were getting into reproductive activeness. तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. These are the information which was shared with them, right? अब ये आपका एक ग्रुप हो गया. Now let's talk about a group which was attaining the age of getting marriage, right? अब आपके पास ऐसा भी एक ग्रुप था आपका यहाँ पे. So this is something you will get to the treatment of STDs, family planning, contraceptive method, pregnancy, childcare. ये सब हम एक जनरल तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं. This is something we discuss in reproductive health. Now let's understand few things. अब हमारे यहाँ पे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज का यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा? To understand the problem and strategies and to explore the understanding of the explosion and the birth control.
तो ये दो टॉपिक्स को आज की क्लास में हमें यहाँ पे समझना है. वी हैव टू सी व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन हैपनिंग ओवर हियर, राइट. नाउ लेट्स डिस्कस ओवर हियर कि हमने यहाँ पे देखा कि एक स्टूडेंट्स के साथ आप किस टाइप का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप शेयर कर रहे हो. Now let's talk about कि आप कौन सा information share करोगे when you have a couple who is in a age of getting marriage or we have a married couple, right? So what kind of information you will be sharing over there? तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं. So अगर हम बात करते हैं एक married couple की या population which are going to be married, so what kind of information you will be sharing over there? तो किस टाइप की information आप यहाँ पे share करना चाहते हो? So married couples या जो लोग marriage के age पे है उनके साथ आप कैसी information आप यहाँ पे share करोगे? So here you will share information in terms of using contraceptives. We'll talk about contraceptives over here. ये contraceptives की बात यहाँ पे इसलिए की जाती है to avoid unwanted pregnancy. Very often it happens that people who don't end up using contraceptive end up getting into a unwanted pregnancy. So that is why ये discuss करना काफी important होता है married couple के साथ या उस group के साथ which are at the age of getting married, right? Which are like adults, right? Married couples or I would say adults के साथ कुछ information share करना it's going to be very important. Or I would say you can shorten I can say adults. So that's one information which is important. एक और information जो आपके यहाँ पे important होती है that's going to be the prenatal care. Something I've mentioned prenatal care. Now when I discuss prenatal care that basically means during the pregnancy. Care during the pregnancy. So pregnancy के time पे what kind of care a mother should take of herself to avoid any kind of complications. So यहाँ पे prenatal care के बारे में बात की जाती है, information share की जाती है. Then you have your postnatal care. So postnatal care के बारे में यहाँ पे आपका information यहाँ पे share किया जाएगा. That means after the pregnancy क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? What is the importance of breastfeeding? Importance of breastfeeding. So ये सारी information basically आप share कर रहे हो adults के साथ या married couple के साथ. You'll be sharing all this information because that is going to be super helpful for them. And along with this, there's one more thing I can add over here that even the immunization for the newly born baby. You also talk about with them about the immunization. Immunization of offspring. That means इनिशियल आप जानते हो कि बचपन में या लाइक वेरी अर्ली एज के अंदर यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ लाइक आपको वैक्सीनेशंस लेने पड़ते हैं. तो उसी बारे में यहाँ पे बात किया गया. इम्यूनाइजेशन मतलब वही आपका हो गया यहाँ पे वैक्सीनेशन. तो इवन दैट इन्फॉर्मेशन हैज टू बी शेयर्ड विद देम, राइट. सो इन्फॉर्मेशन आप समझे हम इसे क्या कर रहे हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम हर एक ग्रुप के लिए अलग तरीके का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. सो दिस वाज इन्फॉर्मेशन गिवन टू द एडल्ट्स और मैरिड कपल दैट अबाउट टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग. तो ये सारी चीजें शेयर की जा रही थी एडल्ट्स के साथ सो दैट दे कैन गेट वेल अवेयर अबाउट ऑल दोस इंफॉर्मेशंस, राइट. तो आप ये बात समझो कि कैसे आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग एज ग्रुप को आप यहाँ पे शेयर कर रहे हो. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड जब आरसीएच चालू हुआ था, जब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जब हमने स्टार्ट किया था, सो इट कैन ओनली बी डन विद द मच मोर बेटर सेटअप. जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ. आपने यहाँ पे इन सब बारे में जिक्र किया. इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. एक और चीज के बारे में यहाँ पे लाइक यू विल टॉक अबाउट दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द इनफर्टिलिटी. सो इनफर्टिलिटी को लेके भी कई बार मिसकंसेप्शंस होते हैं यहाँ पे, राइट. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो शेयर करना पड़ता है एडल्ट्स के साथ जस्ट टू गिव देम इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनफर्टिलिटी, राइट. सो नाउ दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू बी शेयरिंग, राइट, टू अ लार्ज पॉपुलेशन. अब याद रखना आरसीएच के पास एक बड़ा टारगेट था. टारगेट है ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करना. और ये शेयर करने के लिए यू नीड टू हैव 3 थिंग्स. आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको चाहिए मेडिकल एक्सपर्टीज, राइट, एंड यू आल्सो नीड द पीपल हु आर गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन, राइट. तो पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि वो हमारा WHO यहाँ पे क्या कहता है. तो पहले याद रखना कि हमने यहाँ पे क्या बात किया था. एक मैरिड कपल के साथ क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करने का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है. एक टीनेजर के साथ आप यहाँ पे कैसी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जनरली WHO की यहाँ पे डेफिनेशन आपके यहाँ पे क्या आती है. सो WHO कहता है दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेलबीइंग इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. ये सारे एस्पेक्ट को अकाउंट में लेता है. दैट्स अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट. एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम. सो सबसे पहला हमारा प्रोग्राम था यहाँ पे हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया था इन द ईयर ऑफ
1951, ये आपका स्टार्ट हुआ था 1951 के अंदर। लेटर ऑन हमारा दूसरा प्रोग्राम जो यहाँ पे था, दैट वाज माय रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसके अंदर आपके कई सारे प्रोग्राम आ जाते हैं। सो राइट नाउ जो हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है दैट आरसीएच वाला, जिसके अंदर आपके सारे प्रोग्राम्स आपके वैसे भी आपके रन कर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो हम ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर चुके हैं। नाउ लेट्स डिस्कस वन थिंग कि एज आई टोल्ड यू टू इम्प्लीमेंट ऑल द इंफॉर्मेशन, implementation of information, सो आपकी सारी इंफॉर्मेशन या अगर आपको सारा ये चीजें को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है सही तरीके से, देन यू नीड अ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, यू विल बी नीडिंग अ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आप यहाँ पे क्या एग्जांपल दे सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट, बताइए। अगर हम यहाँ पे हॉस्पिटल्स, ठीक है, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं बात करें, सो यस, हियर यू विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट योर हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स, राइट। इन सबकी यहाँ पे लाइक जरूरत होती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके साथ साथ यू ऑल्सो नीड टू हैव एक्सपर्टीज, यू नीड टू हैव एक्सपर्टीज। अब जब मैं बात कर रहा हूँ एक्सपर्टीज के बारे में, ये वो लोग होंगे जहां पे आप कहेंगे आप डॉक्टर्स, राइट। सो एक्सपर्टीज बनाए से यू विल हैव अ ट्रेन्ड डॉक्टर और नर्सेज विल बी इन्वॉल्वड ओवर हियर। सो एक्सपर्टीज अगर आप यहाँ पे ना हो, आपकी जो रिसोर्स पर्सन अगर आपके ना हो, देन आप कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सो हियर यू विल बी फाइंडिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्सेस, doctors will be involved over here, doctors and nurses will be actively involved, और इनकी मदद से ही आप बेसिकली अपने जो प्रोग्राम है, जो अपनी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे शेयर कर पाओगे। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट पीपल कैन हैव अ वेरी बेसिक क्वेरी उनकी हो सकती है कि पोस्ट बर्थ ऑफ द चाइल्ड उसे क्या खाने के लिए देना चाहिए, क्या खाने के लिए आपको नहीं देना चाहिए। सो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए यू विल हैव टू, यू नीड टू हैव हॉस्पिटल, यू नीड टू हैव हेल्थ केयर सेंटर्स, राइट। या फिर कई बार इतना सिंपल हो सकता है कि न्यूली बॉर्न बेबी को आपको वैक्सीनेशन कराना है। सो वैक्सीनेशन के लिए आप कहाँ पे जाओगे, यू विल गो टू द हेल्थ केयर सेंटर ओवर देयर। तो याद रखना कि ये सारी जगह होना थ्रू आउट द कंट्री वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक कि हम लोग तो सारे सिटीज में रहते हैं तो इसलिए हमें ये सब इजीली मिल जाता है, बट इवन अ स्मॉल रिमोट विलेज इन सम एरिया शुड हैव ऑल दोस रिसोर्सेज ओवर देयर, शुड हैव ऑल दोस बेसिक नेसेसिटीज जो आपकी होती है वहां पे आपकी फुलफिल होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन एक्चुअली अचीव द कलेक्टिव गोल ऑफ हैविंग अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आपके हर एक स्मॉल विलेज में, अगर आपके एक स्मॉल लाइक तालुका में अगर एक छोटा सा अगर आपका हेल्थ केयर सेंटर आपका यहाँ पे नहीं होता, और आप वहाँ पे डॉक्टर्स एंड ट्रेन नर्सेज अगर आपके यहाँ पे नहीं है, देन यू वोंट बी एबल टू अचीव योर इन्फॉर्मेशन, यू वोंट बी एबल टू अचीव योर गोल ऑफ हैविंग अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, राइट। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि ये इन्फॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए यू नीड टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड टू हैव एक्सपर्टीज। When I say expertise, you should know that doctors and nurses will be involved over here, जिनकी वजह से आप ये इन्फॉर्मेशन वहां पे आप शेयर कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। Now let's have a look. तो यहाँ पे स्टडीज की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1951 में हमने ये स्टार्ट किया था फैमिली प्लानिंग वाला, राइट। सो द होल आइडिया टू अचीव नंबर ऑफ थिंग्स, रिड्यूस द नीड ऑफ अबॉर्शन, जो मैंने आपसे बात किया था, to give the equal opportunity to a male and female offspring, right? That was reduction of abortion, use of birth control, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सारे ऑब्जेक्टिव थे जो हमने ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया पहली स्लाइड पे, ये सारे हमें अचीव करने के लिए हमने ये सब प्लान किया था, राइट। आरसीएच प्रोग्राम का काम ये था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, सपोर्ट एसटीडीज, एचआईवी, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्शन। सो इन सबको लेके इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, शेयर करना वाज वन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, दैट वाज द रोल ऑफ द आरसीएच। याद रखना आज की डेट में आरसीएच इज द वन व्हिच इज रनिंग, और उसके अंडर ही आपके सही सारे प्रोग्राम आपके रन किए जाते हैं। Okay, now let's have a look at this question over here. तो क्वेश्चन बड़ा आसान है यहाँ पे आपका, फैमिली प्लानिंग मेजर्स व्हिच इनिशिएट मेजर्स वर इनिशिएटेड इन व्हिच ईयर। तो फैमिली प्लानिंग वाला जो आपका प्रोग्राम था यहाँ पे आपने किया था, वैसे ही बता दो अनम्यूट करके। यस, द आंसर ओवर हियर, राइट, ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो माय 1951 इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज समथिंग व्हिच विल बी डन, राइट। ओके, अब इसको हमने अचीव करने के लिए क्या क्या किया था। सो गवर्नमेंट एजेंसीज यहाँ पे इन्वॉल्व थी,
नॉन गवर्नमेंट एजेंसी यहाँ पे आपकी इन्वॉल्व थी, प्रिंट मीडिया तो इन्हें बात किया, या वो ऑडियो विजुअल मीडिया, तो ये सारे आपके यहाँ पे इन्वॉल्व थे काफी एक्टिवली टू शेयर द इन्फॉर्मेशन। इवन गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर टीचर्स आपके यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व थे टू शेयर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द STDs, to share the information about the benefits of using contraceptive, what are the things you should take into account after the birth of the child। तो इस सारी चीजों का ध्यान रखना आपके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट। सेक्स एजुकेशन जो मैंने अभी बात किया था आपकी बात आपको लेके, स्कूल में ये इंट्रोड्यूस करना एक काफी इंपॉर्टेंट था। इट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर वर नंबर ऑफ मिसकंसेप्शन एंड मिथ, और वो मिसकंसेप्शन और मिथ को रिमूव करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट अ वेरी अर्ली एज, ठीक है। तो इसलिए सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल वाज सुपर 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 इंपॉर्टेंट, व्हिच वाज डन ऑन अ लार्ज स्केल इन द कंट्री, राइट। Then giving proper information about female reproductive system, male reproductive system, okay, creating awareness about the STDs, ये सब उसके अंदर ही आ रहा है आपके यहाँ पे, STDs, fertile couples, methods of contraception, right। fertile couple मतलब जो मैंने बात किया था, people who are at marriage age group के अंदर जो आ रहे हैं आपके, या वो age group जो basically like who has got married, so again to give them certain information was very important about contraception, postnatal care, prenatal care, everything was very important for them, right। तो याद रखना कैसी कैसी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे शेयर की जा रही है, okay। So you can see over here you have a prenatal care, you have a postnatal care, right। These are the things you can see, right। So these are the things you will get to see over here now। fetal sex determination, ये एक चीज थी जो हमें अवॉइड करनी थी। So याद रखना जब हम बात करते हैं ना मैरिज कपल से, जब हम काउंसलिंग करते हैं, या when the counseling was done by a doctor with a marriage couple, they are also conveying something which is wrong as well, right। They should also know that this is something which should be avoided। So fetal sex determination मैंने आपको बताया था, that has been done with the process called as my amniocentesis। So amniocentesis is a process through which the fetal sex determination can be done, right। अब amniocentesis के अंदर क्या होता है, मैंने आपको कल ये बात बताई थी, कल या एक दिन पहले मैंने आपको ये बात बताई थी, आई थिंक कल ही बताई थी। सो बताइए इसके अंदर क्या होता है, फटाफट हैंडल करके मुझे बताओ कि amniocentesis के अंदर आप क्या करते हैं, हाउ यू कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, कैन एनीवन टेल मी दैट। हमने amniocentesis की बात नहीं की थी, लेकिन मैंने amnion को लेकर कुछ बात किया था, सो उसके कॉन्टेक्स्ट में बता दूं कि उसमें हम कर क्या रहते हैं, हाउ यू कैन गेट टू नो द सेक्स ऑफ द बेबी। बताइए मिसबा। Amniotic fluid is withdrawn from mother's body. ठीक है, देन This fluid surround the fetus and the test. ठीक है, हमने अपने amniotic fluid आपने निकाल लिया, उसके बाद क्या बताइए, शिखा आप बताइए उसके बाद क्या होगा। The gender of the baby is checked by chromosome। By chromosomes, ठीक है, you get to know the gender of the baby can be understood, right। Something which is called as my amniocentesis, जो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, लेट मी इसको इग्नोर करते 2 मिनट के लिए, लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर, लेट मी, हाँ, एक बात यहाँ पे आपको मैं शेयर करना चाहूंगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। जब भी आप बात करते हो amniocentesis के बारे में, जब भी आप यहाँ पे डिस्कस करोगे amniocentesis, तो इसमें आप एक चीज यहाँ पे याद रखना, दैट ओवर हियर द amniotic fluid will be collected। so यहाँ पे आप क्या करते हो, amniotic fluid को आप कलेक्ट करते हो, has been collected। और ये जो आप फ्लूइड कलेक्ट कर रहे हो, तो इसके अंदर याद रखना यू विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ योर डेड सेल्स ऑफ द फीटस। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये जो आपने फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा किया है, दिस विल हैव few dead cells of the fetus, it will have few dead cells of fetus, right। will have few dead cells of the fetus। अब जो fetus के जो dead cells होते हैं ना, इनको आप बाहर निकालते हो, you take out these cells, इन सेल्स को आप स्टडी करते हो। सो ये सेल्स को जब आप स्टडी करोगे तो आप एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, व्हेन यू सी दिस सेल्स ना, व्हाट यू विल गेट टू सी, इनके अंदर आपको मिलेगी बार बॉडी। अच्छा, अब एक बात मेरी सब लोग ध्यान से याद रखना, अगर हम एक मेल सेल हो, यहाँ पे एक मेल सेल हुई है, राइट,
और एक फीमेल सेल हो. Okay, assume that this is a male cell and this over here is a female cell. अब फीमेल सेल के अंदर पता है क्या होगा? फीमेल सेल के अंदर आपको एक, अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे ना, आपको एक डेंस एरिया आपको वहां पे मिलेगा. फीमेल सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपको एक डेंस एरिया आपको वहां पे मिलता है, एंड दैट डेंस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर बार बॉडी. उस डेंस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बार बॉडी. एक डेंस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बार बॉडी. और बेसिकली एज अ डॉक्टर आप ये बार बॉडी को ही देख रहे होते हो. यू आर ट्राइंग टू लुक एट द बार बॉडी. अगर आपको बार बॉडी दिखती है, दैट मीन्स दैट्स अ सेल ऑफ अ गर्ल, दैट्स अ फीमेल सेल, दैट्स अ सेल व्हिच बिलोंग्स टू गर्ल चाइल्ड. याद रखना, आज के आप कोई भी अगर आप अपने लाइक कहीं से भी अगर आप सेल निकालते हो बॉडी में से, अगर आप कहीं से भी सेल निकालते हो, कोई अगर लड़की सेल निकाल के स्लाइड पर ऑब्जर्व करती है, देन सेल के अंदर आपको एक डेंस एरिया आपको मिलेगा देखने न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम कहते हैं एज अ बार बॉडी. And that bar body is an indicator that it is a cell of a girl, and that is what they were doing over there. उनको क्रोमोसोम XYXX देखने की जरूरत नहीं थी, तो सिर्फ ये डेंस एरिया को लोग देखते थे. तो ये बात दिमाग में बिठाओ, बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है. सो जब आप एमनियो सेंटेंसेस के अंदर आप यहाँ पे सेल्स इकट्ठा करते हो फ्लूइड में से, सो दो सेल्स के अंदर यू आर ट्राइंग टू सी द बार बॉडी ओवर हियर, यू आर ट्राइंग टू लुक एट फॉर द बार बॉडी. अगर आपको एक डेंस एरिया दिखता है सेल के अंदर, आप आंखें बंद करके फिर बोल सकते हो कि ये एक फीमेल का सेल है. And that's how you get to know the gender. That's how you will get to know the gender over here. तो ये एक बात याद रखना. अब आपके दिमाग में बात आ सकती है कि सर ये है क्या बार बॉडी, व्हाट इज दिस बार बॉडी ओवर हियर. तो मैं इसको थोड़ा आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि बार बॉडी आपके यहाँ पे क्या होता है. मैं आपको यहाँ पे थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ. लेट मी गिव सम आइडिया ओवर हियर. सी, आप जानते हो कि फीमेल्स के अंदर, यू नो दैट वेरी क्लियरली दैट इन फीमेल्स यू विल हैव 2x chromosomes. Girls will always going to be having presence of 2x chromosomes. So what you get is you have the autosomes प्लस XX गर्ल्स के अंदर. अब गर्ल्स के अंदर जब आपके 2x क्रोमोसोम होते हैं ना, तो उसमें से एक जो X क्रोमोसोम होता है वो होता है आपका डेंसली कॉइल्ड. एक X क्रोमोसोम जो आपका यहाँ पे होगा वो काफी डेंस होगा. इट विल बी डेंसली कॉइल्ड. वन ऑफ द X क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी, इसको मैं काफी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इट विल बी डेंसली कॉइल्ड. डेंसली कॉइल्ड मतलब एकदम ऐसे एक एक्स्ट्रा काफी ऐसे छोटा हो चुका और एकदम ऐसे कॉइल्ड हो चुका होगा. ये जो डेंसली कॉइल्ड एक सिंगल क्रोमोसोम जो आपको मिलता है ना फीमेल के अंदर, दैट क्रोमोसोम ओवर हियर दैट इज एक्चुअली मेकिंग योर बार बॉडी. इसके जैसे आपको वो दिख रहा है आपके माइक्रोस्कोप के नीचे एज अ बार बॉडी. दैट इज समथिंग कैन ऑब्जर्व ओवर एज अ बार बॉडी. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज वेरी डेंसली कॉइल्ड, और वो जो एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा वाला होता है वो आपको दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे एज अ स्मॉल डेंस एरिया, और उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे बार बॉडी. अब ह्यूमंस के, अब मेल्स के पास तो होता नहीं है. मेल्स के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई होता है. तो वहां पे एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा नहीं होता ना, तो वहां पे कोई डेंस कवरिंग आपको नहीं मिलती. या मैं कहूंगा जो सिंगल क्रोमोसोम आपके पास है वो कभी भी डेंसली कॉइल्ड आपका नहीं होता. राइट, वैसे कॉइल होके एकदम गोला सा स्ट्रक्चर आपका नहीं बनाता. इसलिए मेल्स के अंदर आपको कभी भी बार बॉडी आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी. बट फीमेल्स के अंदर बिल्कुल 100% आपको यहाँ पे बार बॉडी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाती है. So this is again one of the very important aspect which you have to understand, that bar body formation is something you find specifically in the females. कोई फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा, वो आपका सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम थोड़ा डेंसली कॉइल्ड होता है वहां पे, और उसे हम कहते हैं यहाँ पे ऐसा बार बॉडी. क्या ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज द बार बॉडी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू सबको? You will find question based on this. You will find question कि यार ये पता कैसे कर रहे हो आप एमनियो सेंटेंसेस. शिखा एंड गायत्री नहीं, मिसबा, अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना, ठीक है, कुछ अगर समझना है तो. नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चंस ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप मुझे हैंड रेज करके बता सकते हैं. यहाँ पे फ्लूइड यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी इज गोइंग टू, मिसबा बताओ क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर ओवर. बिल्कुल सही, ठीक है. Okay, now I have to discuss, okay, this thing, MMR, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. This is something I have to explain. इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ MMR को. चलो, क्वेश्चन नंबर 3 over here. Reproductive health concerns with. Reproductive health is going to concern with what? हैंड रेज करके बताइए इसका आंसर क्या होगा. तनिष्क बता दो इसका आंसर क्या होगा. Reproductive health is going to concern with what? All of the above. All of the above. To aware people about STDs, to aware people about the family planning, to control population explosion, right? ये सारी चीजों के बारे में आप यहाँ पे बात करोगे. So yes, all of the above will be the correct answer. बिल्कुल सही.
देन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज यूजेस, शिखा बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर सही है, बिल्कुल। वो लोग प्रिंट मीडिया एंड ऑडियो विजुअल दोनों चीजें आपके यहाँ पे यूज कर रहे थे, राइट। देन मिसबा बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? फर्टाइल कपल शुड अवेयर अबाउट, यस, फर्टाइल कपल शुड बी अवेयर अबाउट योर बोथ प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। फर्टाइल कपल को इसको लेके आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। चलो अब यहाँ पे हम कुछ चीजों को यहाँ पे देखते हैं, राइट, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, ओके। अब याद रखना, लाइक अराउंड लेट्स से यू अराउंड 1900 के टाइम पे अराउंड 2 बिलियन था वर्ल्ड का पॉपुलेशन। 2 बिलियन was the world का population, so I'll just write 2 billion was the population of the world, was the population, ठीक है, राइट। देन अराउंड 2000 तक, अराउंड 2000 तक आपका पॉपुलेशन ये 2 बिलियन से आपका आ गया था 6 बिलियन तक। 6 billion was the population around 2000 तक, and 2011 तक we have a population of around like 7.2 billion. Population of around like 7.2 billion is the population, right? ये और भी आपका बढ़ेगा, like you will find that increasing with the course of time. So your population, ये जो population मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, that is the population of the world. ये जो मैं डेटा आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, this is the data of your पूरे वर्ल्ड का ही है। सो वर्ल्ड के अंदर आप देख पा रहे हो कि नंबर आपका काफी रैपिडली आपके यहाँ पे बढ़ा है। द नंबर हैज गॉन वेरी हाई रैपिडली इन द रिसेंट टाइम्स, राइट। नाउ सिमिलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, मतलब मैं बोलूंगा आपका 1947 के टाइम पे द पॉपुलेशन वाज अराउंड 300 मिलियन। इतना नंबर था इंडिया के अंदर पॉपुलेशन का ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, ये नंबर था 300 मिलियन वाज अ नंबर, राइट। अराउंड 2000 के टाइम पे द नंबर हैज गॉन टू अराउंड लाइक 1 बिलियन। तो यहाँ पे भी आपका नंबर आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंडिया में भी नंबर आपके यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और आज की डेट में यू नो दैट इट हैज गॉन अराउंड लाइक 1.3 1.4 बिलियन आपका पॉपुलेशन अभी आपका यहाँ पे हो चुका है। सो दिस इज अ स्टेटस विच वी हैव सीन इन इंडिया एज वेल। ये आपका इंडिया में आपको ये स्टेटस आपका यहाँ पे देखने के लिए आपका मिल रहा है। एंड करेंटली अगर हम बात करें तो करेंटली वी हैव लाइक 1.3 बिलियन इज द पॉपुलेशन राइट नाउ। 1.3 बिलियन is the population right now of India, ठीक है। तो काफी बड़ा नंबर आपका यहाँ पे आ रहा है। अब दो चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो नंबर आपका यहाँ पे बढ़ रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये नंबर बढ़ क्यों रहा है? कोई मुझे बता सकता है व्हाई दिस नंबर इज इंक्रीजिंग एक्चुअली? व्हाई यू हैव सच हाई पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्रीजिंग? क्यों इतना नंबर बढ़ रहा है जोर जोर से? व्हाट इज हैपनिंग? एनीवन कैन टेल मी? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसका क्या रीजन हो सकता है? व्हाट कैन बी द लॉजिकल रीजन फॉर दिस? Think and tell me why the population is growing throughout the world. एक साइंटिस्ट था उसने बोला था 1970s में, बोला था कि 2000 तक पॉपुलेशन बहुत खराब तरीके से कोलैप्स करेगा और लोगों के पास खाने के लिए ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, एंड लार्ज पॉपुलेशन विल एंड अप डाइंग वैसे ही, 1/3 पॉपुलेशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, एंड राइट नाउ द पॉपुलेशन इज जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग राइट नाउ। तो बताइए आपके हिसाब से कि ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो, ये कोई टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन नहीं है, जस्ट थिंक एंड व्हाई द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग राइट नाउ एज पर यू। शिखा क्या लगता है, क्यों बढ़ रहा है इतना पॉपुलेशन जल्दी जल्दी, या क्यों एक अच्छा इंक्रीज होता ही रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन का? व्हाई इट इज हैपनिंग? बताइए तनिष्क। So less use of contraception.
ठीक है, लेट्स यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, लेट्स से कॉन्ट्रासेप्शन कोई यूज कर ही नहीं रहा, राइट, इवन देन द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली। पहले इतना, मतलब आज से अगर मैं 100 साल पहले देखो तो इतना रैपिडली नहीं ग्रो करता था ग्रो, बट नाउ इट इज बीन हैपनिंग वेरी रैपिडली। सो चलो कॉन्ट्रासेप्शन हटा दो, कहते हैं कि वो यूज कर ही नहीं रहा, उसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं? चलो एक रीजन हमने मान लिया, अलॉन्ग विद दैट एनीथिंग एल्स? याद रखना, दिस इज ऑल। हाँ जी तनिष बोलिए, बताओ बताओ। सर बर्थ और डेथ के बीच में इम्बैलेंस है। ओके, ठीक है, ये बात आपने यहाँ पे काफी सही बोली है, ठीक है, बैलेंस है, ओके, ऑलराइट, ठीक है, बाकी कुछ सर मिसबाश? हाँ बोलो बोलो। डेवलपमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज। राइट, बिल्कुल सही। सो देयर हैज बीन अ एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, देयर हैज बीन अ एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इन मेडिसिन। सो मेडिसिन में आपको यहाँ पे एडवांसेस आपको यहाँ पे मिल चुका है, राइट। सो बेसिकली होता क्या था ना बेटा, आज से अगर मैं 60 साल पहले अगर चले जाऊं तो ट्यूबरक्लोसिस से काफी डेथ हुआ करती थी, सिंपल एक टीबी वाली बीमारी से काफी लोगों की डेथ होती थी। 60 years back even malaria was a matter of concern and many people used to die because of malaria, but now that is not a case। ट्यूबरक्लोसिस से आज के डेट में इंडिया में आई थिंक 6 से 7% की डेथ होगी, नॉट इवन दैट, इवन लेस देन दैट। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर गेटिंग द ट्रीटमेंट, सब लोग सर्वाइव कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पे बच पा रहे हैं, राइट, दे आर ऑल एबल टू सर्वाइव ओवर देयर। सिमिलरली गोस फॉर ऑल द डिजीजेस ओवर हियर। कई सारी बीमारियां जो पहले के टाइम पे लाइफ थ्रेटनिंग हुआ करती थी, अब लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। पहले के टाइम पे निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, दीज वर द डिजीजेस व्हिच वर गुड इनफ टू किल समवन, राइट। तब इतना एडवांसमेंट नहीं था मेडिसिन के अंदर, बट एडवांसमेंट हुआ है मेडिसिन के अंदर। यू हैव availability of the healthcare facilities, right? So healthcare facilities are available है, right? So ये भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे that you have a ability of healthcare facilities। So healthcare facilities की आपकी availability आपको मिल जाती है हर जगह पे, so that is also one of the thing, right? उसके साथ साथ एक और बात याद रखना, that you have improved even the food resources, right? आपका जब से एडवांसमेंट हुआ है ना इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आज से 20-30 साल पहले तो था भी नहीं, और आई वुड से 35 years 40 years बैक इट वाज नॉट इवन देयर। बट उसके वजह से क्या हो रहा है, नाउ यू आर हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ फूड टू फीड द पीपल, नाउ यू हैव इंप्रूव फूड वेराइटीज, और आई वुड से इंप्रूव क्रॉप वेराइटीज कैन एंश्योर दैट कि सबकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। So you have improved food varieties, right? You have improved, like I would say, crop varieties, and you have ample amount of like cultivation भी आपके यहाँ पे बढ़ चुका है। तो ये सब रीजंस की वजह से व्हाट इज हैपनिंग ना, यू हैव अ पॉपुलेशन व्हिच इज बीन इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है, दैट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR स्टैंड फॉर माय मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में आपको यहाँ पे MMR स्टैंड्स फॉर माय मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये आपका वो डेथ होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि मदर की डेथ होना, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या लाइक ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, उसकी डेथ होना, ये काफी ज्यादा आपका डिक्लाइन हो चुका है। सो दैट हैज डिक्लाइंड अ लॉट, ये काफी आपके यहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। उसके साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR स्टैंड फॉर माय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी आपका डिक्लाइन हो चुका है। पहले क्या होता था कि जब बेबी बॉर्न होता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर द बर्थ द बेबी यूज्ड टू डाई, तब इतना एडवांसमेंट था नहीं ना फील्ड के अंदर, सो मेनी ऑफ द बेबीज यूज्ड टू एंड अप डाइंग इन द अर्ली स्टेज ओनली। सो बेबी के बर्थ के कुछ ही दिनों के बाद उसकी डेथ होती थी वहां पे। अब ऐसा नहीं होता, अब ना ही मदर की कोई डेथ हो रही है यहाँ पे, ना ही इन्फेंट की यहाँ पे डेथ हो रही है। सो दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, राइट। सो दिस बोथ द थिंग्स हैव डिक्लाइंड, बट ये सब चीजों की डिक्लाइन होने की वजह से एंड एडवांस इन द मेडिसिन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर सेंटर, इन सब की वजह से द पॉपुलेशन हैज अटेंडेड अ मच मोर अमाउंट ऑफ लाइक ग्रोथ। पॉपुलेशन का ग्रोथ अब आपको यहाँ पे काफी अच्छा देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल चुका है इन सब चीजों की वजह से। तो याद रखना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट
एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका काफी डिक्लाइन हो चुका है पिछले कुछ सालों के अंदर. Along with that, because of the again वो क्यों हुआ है decline? Because you have ability of the all the hospitals are there nowadays. अब ऐसा कभी नहीं होता that baby is getting born inside the house. That is not happening. Every delivery is happening in the hospital or in the healthcare center, right? Medicine से which ensures that कि baby initial days को survive कर सके successfully, right? So that is something which has happened, and इसके वजह से you are finding that you have a good amount of population which has been growing right now. तो याद रखना ये रीजंस याद रखना व्हाई द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग राइट नाउ, इसके रीजंस आप यहाँ पे याद रखना. लेकिन यहाँ पे कंसर्न ये आता है दैट दिस इज अलार्मिंग. जिस रेट पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ रेट जो आपका यहाँ पे है, ये काफी अलार्मिंग है. नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट दैट. उसको हम यहाँ पे देखते हैं. सो व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? जहां पे आपका पॉपुलेशन रैपिडली आपके यहाँ पे इंक्रीज होता है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. क्या है कॉजेस? डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये काफी आपका कम हो चुका है. एंड इवन सिमिलरली माय मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, ये भी आपका यहाँ पे काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है. सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो, राइट? आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी आपकी बढ़ चुकी है. 2011 में जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो टाइम पे वो थी फीमेल्स की 76, मेल्स की 72, राइट? यहाँ पे भी क्या हो गया, मेल्स की हो गई 72.7 और फीमेल की हो गई 74.4. सो यू कैन सी द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो इंक्रीजिंग विद द कोर्स ऑफ टाइम. आप कभी अपने अगर आप कभी काफी बहुत सीनियर लोग होते हैं ना, जो आपके दादा नाना के एज के होते हैं, अगर आप उनसे कभी बात करते हो, यू माइट रियलाइज कि पहले के टाइम पे ना डेथ इतने लेट में नहीं होती थी, काफी जल्दी होती थी. आई वुड से जनरली 60, 55, 65, दैट्स इट, एंड द पीपल यूज्ड टू डाई, राइट? Nowadays you are finding in last 50 years what we have seen, the people are surviving even at the age of 85, 87, राइट? 70, 72 में तो वो काफी हेल्दी रहते हैं, बट पहले वैसा नहीं था. पहले आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60, 67 तक ही हुआ करती थी. सो नाउ यू कैन सी हाउ द ग्रोथ हैज बीन सीन हैपनिंग ओवर हियर. इट हैज एक्चुअली इंपैक्टेड द पॉपुलेशन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, राइट? ये सब हो रहा है आपका बिकॉज ऑफ द एडवांस इन द फील्ड ऑफ साइंस, राइट? गुड फूड क्वालिटी, नरिशमेंट, ये भी एक आपका रीजन है. सही टाइप का खाना खाना, मेडिसिन, बेटर मेडिकल कंडीशंस. So these are all the reasons, because of that the number has gone increase, right? अब एक बात यहाँ पे याद रखना, अभी जो ग्रोथ रेट है ना पॉपुलेशन का, अभी जो ग्रोथ रेट इज लेस देन 2%. सो ग्रोथ रेट जो है अभी पॉपुलेशन का, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, that is going to be around less than 2%. NCERT में लिखा हुआ वही मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ. It's going to be less than 2%. It will be less than 2%. लेकिन ये जो नंबर है वो आपको लग रहा है कि 2% से कम है, लेकिन वो इनफ है जिससे पूरा वर्ल्ड यहाँ पे आपका ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा बाय ह्यूमन बींग्स. सो लेस देन 2%. अगर मैं इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं तो इट्स गोइंग टू बी अराउंड 1.7%. Right, so this is the growth rate actually, right? Now this creates a pressure. It's a alarming rate. याद रखना ये काफी alarming आपके लिए रेट हो जाता है. This is going to be a very alarming rate. This is a alarming rate. अब इससे होगा क्या मालूम है क्या? अगर ये alarming rate से अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो इससे क्या होगा? You will have a scarcity of food. आज नहीं तो कल, कभी ना कभी you can have a issue of a scarcity of food. We'll have a scarcity of food, scarcity of shelter and water. तो ये इश्यूज आपके फ्यूचर में आ सकते हैं. आपने देखा होगा कई जगहों पे तो अभी भी ये इश्यूज आपके देखते हुए आपको मिल जाते हैं. सो अगर पॉपुलेशन आपका ऐसा ही अगर इंक्रीज होता है ना, देन यू विल ऑलवेज हैव अ इशू ऑफ स्कैरसिटी ऑफ फूड, शेल्टर, वाटर का ये कमी हो सकती है. So that is why it's very important to control this population explosion. इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है यहाँ पे समझना कि इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हमें यहाँ पे कंट्रोल करना है. एंड इसलिए भी ये चैप्टर, या इसलिए भी टू मेक पीपल अंडरस्टैंड अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करना लोगों के साथ अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, तो पॉपुलेशन रेट वाज 1.7% per year, right? रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड डबल इज 33 years. सो 33 साल के अंदर हमारा पॉपुलेशन डबल हो जाएगा. सो अभी क्या है 2001 है ना, सो
बाय 2034 डबल हो चुका होगा पॉपुलेशन. दैट्स व्हाट द अभी का सेंसस हमें ये बता रहा है, राइट? उससे क्या होगा? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, पानी की कमी, खाने की कमी, दैट कैन पोटेंशियली हैपन इन द फ्यूचर. सो दैट इज द कंसर्न. बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एबीसीडी जल्दी बोलो. लो, अरे वैसे ही बोल दो. Option B. राइट, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. एनसीईआरटी में उन्होंने लेस देन 2% लिखा हुआ है, तो अगर कभी ऐसा आता है ना क्वेश्चन, तो लुक फॉर लेस देन 2%, नॉट 2%. ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन बी. ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. हमने बात कर लिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, हमने बात कर लिया व्हाट आर द इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी शेयर्ड, कौन से ग्रुप के साथ कैसे इंफॉर्मेशन आप शेयर करोगे. नाउ विल डिस्कस कि आप यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम कैसे रोक सकते हैं, राइट? So you have this theory of having a small family, right? So first of all, you have to promote this idea of small family. तो अगर आप देखोगे तो कई सारी जो आपकी एडवांस सिटीज होती है या मेट्रो सिटीज होती है, वहां पे तो कपल नॉट इवन प्रेफर टू हैव टू इंडिविजुअल्स, टू ऑफस्प्रिंग. दे हैव अ सिंगल नॉर्म ऑफ हैविंग अ सिंगल चाइल्ड. सो मेट्रो सिटीज के अंदर तो अगर आप देखोगे तो सिंगल चाइल्ड का वहां पे नॉर्म है. सो दैट इज समथिंग वन शुड प्रमोट, राइट? हैविंग स्मॉल फैमिलीज इज समथिंग वन शुड ऑलवेज प्रमोट ओवर हियर, राइट? उसके साथ साथ सेकंड थिंग, इंक्रीज द लीगल एज ऑफ मैरिज. सो क्या क्या गवर्नमेंट ने जो लीगल एज ऑफ मैरिज है फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए वो यहाँ पे बढ़ा दी. सो फीमेल्स के लिए द लीगल एज नाउ इज गोइंग टू बी योर 18 इयर्स एंड मेल्स के लिए इट इज गोइंग टू बी 21 इयर्स, राइट? सो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप पॉपुलेशन कंट्रोल आप कर सकते हो. ये तो आपने अवेयरनेस क्रिएट किया, राइट? Along with this, you also have to give them an awareness about the contraceptives, right? What are the benefits over here and how they are going to be helpful for them. Okay, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया. Now let's talk about the contraceptives, right? So that is again a method of population control. So like condoms, diaphragm, copper T are the contraceptives over here. अब याद रखना, when we discuss contraceptives ना, you have to understand that these contraceptives should be made in such a way that they're easily usable for the people in the society, right? They should not have any kind of like impact on their like health. They should not create any kind of stress on them. They should be reusable and they should be like, yeah, these are the information you need to have about the contraceptives. So contraceptive pills हो गए आपके यहाँ पे, physical barrier आपके यहाँ पे हो गए, right? So promote the use of contraceptives. ये एक और आपका तरीका है यहाँ पे जिसके थ्रू you can actually control the population, right? Now, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? इजीली अवेलेबल. ये 4 पॉइंट्स याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी इजीली अवेलेबल, इजी टू यूज, शुड बी इफेक्टिव एंड शुड नॉट हैव अ साइड इफेक्ट. ये 4 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. और कॉन्ट्रासेप्टिव शुड हैव दिस 4 ट्रेट्स: इजीली अवेलेबल, easy to use, should be effective and should not have a side effect. Then only the population is going to use them, right? और अगर पॉपुलेशन उसे यूज करेगी ना, अल्टीमेटली यू विल फाइंड कि आपका जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट होगा वो आपका कंट्रोल में आएगा एंड यू विल नॉट हैव दिस इश्यू ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब यहाँ से आपका चैप्टर का मेन पार्ट चालू होता है. यहाँ से जो कंटेंट आएगा उसके ऊपर से आपके क्वेश्चन बनते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. You have a natural method, you have a barrier method, IUDs, surgical method and oral contraceptive. तो ये जो मेरे यहाँ पे 4 टर्म्स है, इन 4 टर्म्स को आपको यहाँ पे समझना है, सीखना है बहुत अच्छे तरीके से, so that you can solve question based on them, because question तो इनके ऊपर बेस्ड ही आपके बन के आएंगे. ठीक है, now let's start with the natural method. So let's talk about the natural methods over here. So natural method में आपको यहाँ पे याद रखना है, what we are trying to do, we are actually trying to avoid the fusion of male and female gamete. We are trying to avoid, हम यहाँ पे avoid कर रहे हैं meeting of the male and female gamete का, यहाँ पे हम meeting यहाँ पे avoid कर रहे हैं. So how that has been done? So let's see that. यहाँ पे 3 terms आपको यहाँ पे याद रखने हैं: periodic absentia, coitus interruptus and lactation amenorrhea. So lactation amenorrhea, coitus interruptus and periodic absentia is the other 3 things you have to take into account. ये 3 चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, which come under the category of your natural method. अब जो periodic absentions जो आपका यहाँ पे है ना, इसमें आपका यहाँ पे क्या होता है, that what happens over here, that you avoid the coitus. Here what has been done, you are going to avoid the coitus, avoid coitus from
day 10 to day 17. So these are the days when there is a likelihood of ovulation. ये वो दिन होते हैं there is a chances of the ovulation. तो ये टाइम पे जब अवॉइड किया जाता है coitus by the fertile couple, then they can actually ensure that कि the girl won't get conceived. The girl won't get conceived. The girl there is no chance of pregnancy attending over here. तो याद रखना periodic abstinence जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा that आप अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे आपका coitus from the day 10 to day 17 के बीच में. क्यों ये दिनों के बीच में आप क्वाइटस अवॉइड करते हो? सो दैट बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ ओवुलेशन हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. इसलिए इन दिनों के अंदर जनरली द क्वाइटस को यहाँ पे अवॉइड किया जाता है. ठीक है, सो इसको जब यहाँ पे अवॉइड किया जाएगा देन यू विल गेट टू रियलाइज दैट देयर इज नो चांस ऑफ अटेंडिंग द प्रेगनेंसी. सो दैट्स वन थिंग. देन यू हैव अ क्वाइटस इंटरप्टस. क्वाइटस इंटरप्टस का एक और यहाँ पे नाम होता है, इसको हम इवन यहाँ पे बोलते हैं एज अ विड्रॉल. इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ withdrawal. Coitus interruptus is also called as a withdrawal. यहाँ पे generally होता क्या है that the right before the ejaculation, the penis will be removed from the female reproductive tract, right? So right before the ejaculation, the male genitalia will be removed from the female reproductive tract, so that the ejaculation does not happen inside the female reproductive tract. तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्वाइटस इंटरप्टस, या इसे हम इवन कहते हैं एज अ विड्रॉल. सो इंसेमिनेशन आप यहाँ पे कर नहीं रहे विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, राइट? यू आर जस्ट इजैकुलेटिंग राइट बिफोर द like you are taking out the male genitalia from the female tract right before the ejaculation. तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a withdrawal. We call it as a withdrawal, and that is also one of the way through which you can actually avoid any kind of your possibility of attending the pregnancy. And then you have the lactation amenorrhea. Lactation amenorrhea में आपको यहाँ पे क्या होगा? In this you will get to see that after the birth of the child, देखा गया है that breastfeeding is while during the breastfeeding the ovulation is not happening. देखने को ये मिलता है that during the breastfeeding the ovulation is not seen. So no ovulation during the breastfeeding. So no ovulation during the breastfeeding. राइट? तो ये जो आपका टेक्निक होता है ना, ये लगभग 6 महीने के लिए लाइक इट इज गोइंग टू वर्क. दैट टिल द 6 months इट इज बीन सीन इट इज गोइंग टू बी लाइक वेरी, इट वर्क्स एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव या नेचुरल मेथड, जहां पे आपका क्या हो रहा है दैट टिल द 6 months यू कैन फाइंड देयर इज नो चांस ऑफ बेबी गेटिंग कंसीव्ड. देयर इज नो चांस दैट अ गर्ल विल गेट कंसीव फॉर द 6 months आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. सो याद रखना, सो नो ओवुलेशन इज बीन सीन हैपनिंग ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग वाले फेज के अंदर, और ये 6 महीने के लिए promising है. For till 6 months you cannot have any issues of getting conceived. तो ये होता है आपका lactation amenorrhea के अंदर. तो ये 3 टर्म्स आपको यहाँ पे सबको याद रखने हैं. So let's have a look. Avoid coitus between 10 to 17 days के बीच में, that's one thing. तो ये चीज आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है. क्यों अवॉइड करो आप ये टाइम के अंदर? बिकॉज दिस इज अ टाइम व्हेन यू कैन फाइंड द ओवुलेशन विल हैपन. इसलिए ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आप यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ पे यू आर गोइंग टू अवॉइड दैट. दैट्स गोइंग टू बी वन थिंग यू हैव टू नो. Coitus interruptus, which is called as a withdrawal. Male withdraw penis from the vagina right before the ejaculation. ठीक है, just before the ejaculation. So that is how you avoid any kind of insemination inside the female tract. तो ये भी एक तरीका होता है through which that's a natural method. Okay, and then you have a lactational amenorrhea. So absence of menstruation during the lactation. लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन या ओवुलेशन आपका कभी नहीं होता है यहाँ पे, राइट? यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग ओवर हियर, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कंसीव्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू. सो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑलमोस्ट निल, लेकिन ये 6 महीने इट इज वेरी वायबल टिल द 6 months. ओके, सो टिल 6 months you don't find there is a possibility of getting conceived during the lactational period of the मदर. सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी. सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो. अब एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको बता रहा हूँ, याद रखना. एज नो मेडिसिन और डिवाइस आर यूज्ड इन दिस मेथड. अब ये जो हमने मेथड यहाँ पे देखे, इसमें ना कोई मेडिसिन यूज की जा रही है, ना कोई डिवाइस यूज किया जा रहा है, तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं काफी ज्यादा कम. सो यू विल हैव अ नो साइड इफेक्ट, लाइक बेसिकली यू डोंट हैव नो साइड इफेक्ट ओवर हियर. बट याद रखना, चांसेस ऑफ फेलियर थ्रू दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी हाई.
chances of failure through this method are also going to be high. तो कई बार ऐसा हो जाता है that failure can happen using this method as well, right? इसके ये natural methods हैं and you can find sometimes, देखो अगर कई बार ऐसा होता है कि ovulation अगर थोड़ा late हो गया, right? So there is a chance that the girl get conceived, right? Sometimes it happens that even after withdrawal, some gametes have been released in the female tract and that can lead to getting conceived. तो यहाँ पे chances of failure आपके थोड़े high रहते हैं. ये स्टेटमेंट में मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये आपको एग्जाम में एज अ स्टेटमेंट आ सकता है. सो नेचुरल मेथड्स के अंदर चांसेस ऑफ फेलियर आई वुड बी स्लाइटली हायर. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. हाँ, साइड इफेक्ट आर निल. कोई यहाँ पे साइड इफेक्ट आपको होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड को लेके आपको ये चीजें आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. ओके, सो आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स. ये चीज हमने यहाँ पे देख ली, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. सो इसका आंसर क्या हो सकता है? नेचुरल मेथड्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ABCD. बताइए, बोलिए मिसबा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन डी तो यहाँ पे नहीं आएगा. शिखा आप बताइए. सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन ए. नेचुरल मेथड का बेसिकली यहाँ पे काम क्या हो रहा है? इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ स्पर्म एंड एग टू मीट. यहाँ पे आप एग और स्पर्म के मिलने के जो चांसेस आपके यहाँ पे होते हैं वो आप यहाँ पे आप रिमूव कर रहे हो, रिमूविंग देम. So that is why option A over here becomes the correct answer. ठीक है. Now let's talk about the barrier method. अब इसके आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. That is going to be in terms of the barrier method. Now when we discuss the barrier method, so over here we'll be discussing the physical barriers. यहाँ पे डिस्कस किया जाता है what are physical barriers which are going to avoid the binding of the sperm and the ovum. जहाँ पे ovum and sperm का यहाँ पे binding आपको यहाँ पे avoid किया जाएगा. So let's have a look at that. So prevent from a physical meeting of the sperm and the ovum. So it creates a barrier. Okay, so barrier method are available for both male और female, दोनों के लिए आपके barrier method आपको यहाँ मिल जाएंगे. The most common one is the male and female condoms are the most common barrier method which you'll be finding, right? So condoms are nothing but my latex sheet made up of the rubber. It is a latex sheet made up of rubber, right? And you will find male and female both the condoms can be seen which are inserted in the males on the penis and in the vagina for the females. So that is something you have to know. अब यहाँ पे एक advantage याद रखना. When this barrier method is being used, ना इसके दो advantage यहाँ पे होते हैं. So याद रखना, this you will have two advantage over here. So one is going to be it works as a like avoids pregnancy. That's a very common understandable thing. It's going to avoid the pregnancy. ये तो काफी अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए यहाँ पे. The second thing what you have to know here is this also protects from STDs. It also protects from STDs. तो ये बात रखना when we talk about the male and female condoms. So there are two things you have to know. It avoids the pregnancy. Basically, it avoids any kind of like male and female fusion over there. उसके साथ साथ it will also have a role to be played in avoiding the STDs. So कोई chance यहाँ पे रहता नहीं. There is no possibility of getting STD when this kind of contraceptives are being used. तो ये बहुत important point है. These are the advantages of using this male and female condoms. These are the advantages you will get to have. Now there is also one thing you have to understand here is that when we discuss this contraceptive over here, now both of these contraceptives are going to be disposable. They are disposable. They are going to be disposable. That means it cannot be reused. It is something which has been disposed once they have been used. So that is also one thing you have to know over there, right? One of the most common name which is being used in the country for this condom is going to be the Nirod. So Nirod is a famous term, is a well-known term used for the male condoms in the country. तो ये एक term आपको यहाँ पे ऐड रखना है. Okay, so that's one of the physical barrier over here. Then you have someone has a question क्या? अच्छा. So they are going to be disposable. They prevent the contact of genital fluid. So याद रखना. So they prevent the contact of genital fluid. That means avoid any kind of possibility of getting conceived. Helps in preventing the STDs. ये STDs को prevent करते हैं and they are disposable. Okay, and then we have something like your diaphragm, cervical caps and vaults.
ये जो तीन चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, अगेन दे आर मेड अप ऑफ योर रबर, दे ऑल दिस थ्री थिंग्स आर मेड अप ऑफ योर रबर एंड दे आर इंसर्टेड विद इन द फीमेल वजाइना और द सर्विक्स. So they are going to be inserted in the vagina or the cervix. याद रखना ये जो तीन terms आपके सामने हैं, they are also part of my barrier contraceptive and they are inserted either in the vagina or cervix. So there they have been inserted over here. Right? These are the two things you have to know. First of all, this diaphragm, cervix, cervical cap, and walls have been inserted over here in the vagina or the cervix. Now, one thing you have to know here is that these walls and these cervical caps, इनको generally हम use करते along with some kind of jellies. They are used along with some jellies. So they are used with jellies and the creams. Just wait a minute. They are used with jellies and creams. So what kind of creams we are discussing over there? Now let's try to see that they are used with the jellies and the creams. And when we discuss about the creams, they are using about the spermidical creams. Spermicidal creams are the one जिनके वजह से sperms की death हो जाती है. So basically these walls and caps when they are being used, इनको यूज करने के साथ साथ इनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए you also use the individual is also going to use the jellies and the creams are also been applied over there in the vagina. And when you do that, that has been done so that these jellies and creams are known to retard the motility of the sperm. ये जो jellies और creams यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, they are basically going to decrease the motility of the sperm. इसको हम कहते हैं spermicidal creams, and they are known to reduce the sperm motility. They are known to reduce sperm motility. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है, तो याद रखना दिस इज नॉट समथिंग व्हिच हैज बीन यूज्ड ओनली, these are been used, you can also find these are been used along with the jellies and the creams. And याद रखना they are reusable. These walls, cups are going to be reusable. They are reusable. That means you can use them multiple times. Okay, क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं. So that is something you have to know about them. So now let's see what has been mentioned over here. Diaphragm, cervical caps, and walls are also barriers made up of rubber that inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus. Right? They prevent the conception by blocking the entry of the sperm. So basically, they don't allow the sperms to reach up to the fallopian tube through cervix, and they are reusable. They are going to be reusable over here. Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. तो हम जेलीज और क्रीम्स को यहाँ पे यूज करते हैं टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को वहां पे इंक्रीज कर सके. तो ये बात भी आपको यहाँ पे समझनी है. दैट इज समथिंग वी हैव सीन. अब हम बात करेंगे हमारे इंट्रा यूट्रिन डिवाइस के बारे में. ना आईयूडीज जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव इन द कंट्री. अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया में सबसे वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से होते हैं, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी योर आईयूडीज. आईयूडीज आर द वन जो वाइडली आपके एक्सेप्ट यहाँ पे आपके किए जाते हैं. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट? So let's see what will be happening here. IUDs are inserted by the doctors or nurse. So first of all, याद रखना IUDs हमेशा insert की जाएंगे by a doctor or a nurse because they have to be inserted inside the uterus. ये devices uterus के अंदर insert करने होते हैं. So that is something cannot be done by the person itself. A medical expert need to be there, right? So doctor or nurse is going to insert in the uterus through vagina. इसके example आपके यहाँ पे क्या है? Like Lippy Loop, it's a non-medicated IUD. That is the Lippy Loop over here. Then we have copper releasing IUDs, which will have a name like my CUT, CU7, Multiload 375. ये आपके एग्जाम बनते हैं मेरे यहाँ पे ऑफ योर कॉपर रिलीजिंग IUDs के. ओके,
and then you have hormonal IUDs. Then you have something like hormonal IUDs, which will have a progesterone and LNG20. तो ये आपके 3 टाइप के IUDs आपको यहाँ पे याद रखने हैं. एग्जाम्पल पहले याद रखो. Lipiloop, then copper releasing IUDs are my CUT, CU7, multiload 375, and hormone releasing जो होते हैं यहाँ पे, they are my progesterone, LNG20. थोड़ा इसको हम समझाते हैं यहाँ पे. Let me explain you about the IUD over here. See, first of all, when we discuss about the intrauterine device, the first thing you know is going to be you insert them in the uterus, right? They'll be inserted inside the uterus. अब ये generally करा कब जाता है जब the couple knows that they don't want to have a child for a longer period of time. समझो अगर couple decide करता है कि अगले 5 साल तक we have no plans of having a child, then in that case you can have this thing, right? So it has a long term effect. It can be used for it has a long term plan. It's a long term plan where couple decides that they don't want to get conceived in the next 4 to 5 years के अंदर. क्योंकि याद रखना, it is not something which can be removed and inserted again and again, right? And this is something which has always been done with the help of the doctor or a nurse. This can be only be done with the help of the doctor or nurse. ओके अब ये जनरली करता क्या है, जब आईओडी इंसर्ट कर दिया यूट्रस के अंदर, सो व्हाट काइंड ऑफ रोल इट विल प्ले, इसका यहाँ पे काम क्या होगा. सो आईओडी जब यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है, देन याद रखना दैट इट इज नोन टू प्रमोट phagocytosis of the sperm. Is known to promote. Just wait a minute. Some pasina on my hand. It is known to promote phagocytosis of sperms. का phagocytosis कराने में आपकी मदद करेगा. It promotes that कि sperms अगर वहां पे एंटर करें यूनिट आपके if they are entering inside the vaginal or cervical tract, they will be broken down or they will be engulfed. That is something it is going to promote over here, right? अब इसमें आपको specific याद रखना है. When I talk about copper releasing IUDs, when I discuss about the copper releasing one, तो जब मैं बात करता हूँ copper releasing IUDs के बारे में, when I talk about the copper releasing IUDs, और I'll just write over here copper IUDs के अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो याद रखना ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं. So जब यहाँ से copper ion release किए जाएंगे, when this copper ions are being released by them, क्योंकि इसलिए उनका नाम रखा है ना copper releasing IUDs, जब copper ions यहाँ पे release किए जाते हैं, so क्या होता है, these copper ions will have a strong impact, will have a very strong impact on the sperm. They basically decrease the motility of the sperm. प्लीज याद रखना, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के अंदर जो कॉपर रिलीज किया जाता है वो क्या करता है, इट डिक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. इट डिक्रीजेस मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. तो ये बात याद रखना, इसका ये काम होता है, इसका काम होता है टू डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. दैट इज वन थिंग इट इज बीन नोन फॉर, राइट? ये आपको क्लियर कट याद रखना है दैट इज समथिंग नोन फॉर टू डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. अगर स्पर्म की मोटिलिटी वहां पे अगर आपकी कम हो जाती है, देन देयर इज नो चांस ऑफ द स्पर्म रीचिंग टू द फैलोपियन ट्यूब. कोई चांस होता है इसका वहां पे जाने का, ठीक है? उसके बाद उसको वहां पे जो सेल्स होते हैं उसे खा जाते हैं, आसपास के जो सेल्स होंगे ना नियर बाय द सर्वाइकल एरिया, वो उसे कंज्यूम कर लेंगे. तो याद रखना ये बात क्लियरली दैट कॉपर रिलीजिंग आयोडीज आर गोइंग टू रिलीज द कॉपर आयंस. और जो कॉपर आयन जब आप यहाँ पे रिलीज कर रहे हो, ये लोग क्या करें, दे आर डिक्रीजिंग द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. ठीक है? जनरली हम कहते हैं दैट आयोडीज विल हैव अ रोल ऑफ प्रमोटिंग द phagocytosis ऑफ द स्पर्म. जनरली कहा जाता है दैट दे एक्चुअली गोइंग टू प्रमोट द phagocytosis ऑफ द स्पर्म. दैट मींस स्पर्म को कोई ना कोई आके यहाँ पे कंज्यूम कर जाएगा, राइट? इतनी बात समझ आ रही है आपको? पहले यहाँ पे मिसबा शिखा, इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? यस सर. Yes, sir. ठीक है? अब इसमें एक चीज रखना, एक तो हमने देखा यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, जिसके हमने यहाँ पे नाम देख लिया. वी हैव अ CUT, CU7, मल्टीलोड 375. ये 3 नाम ही है और 3 ही नाम आपको यहाँ पे ऐड रखने. These 3 names are the name which you have to remember over here, right? Then you have a hormonal IUD, progesterone and your LNG20. Progesterone and LNG20 are the 2 names over here.
अब ये यहाँ पे कैसे काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू सी दैट हाउ दे आर गोइंग टू वर्क ओवर हियर. सो नाउ व्हाट दे डू ओवर हियर इज, जो हार्मोनल इंड्यूसिंग आपके होते हैं ना, लेट मी, पहले तो याद रखना कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, दे आर रिलीजिंग द स्पर्म मोटिलिटी को यहाँ पे कम कर रहे हैं. अब बताता हूँ हार्मोनल आईओडीज यहाँ पे कैसे काम करते हैं. सो व्हेन वी डिस्कस हार्मोनल आईओडी, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, व्हाट यू हैव टू नो हियर इज दिस इज गोइंग टू release the hormone, going to release the hormone like my progesterone, testosterone, estrogen, ये यहाँ पे आपका रिलीज करेगा. And what it does actually here is it makes uterus unsuitable for implantation, make uterus unsuitable for implantation. ठीक है, तो ये जो हार्मोनल आयोडीज जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर रखना, दे आर गोइंग टू मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन. तो जब ये हार्मोन यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे, सो दे विल एंश्योर दैट कि इम्प्लांटेशन वाली जगह सुटेबल कभी हो ही ना, वहां पे कभी इम्प्लांटेशन वहां पे हो ही ना पाए. सो दैट इज समथिंग दे आर नोन फॉर. सो दीज हार्मोन्स आर गोइंग टू मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन. दैट्स वन थिंग. सेकेंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट दे ऑल्सो मेक्स cervix, they also make cervix hostile for sperm, hostile for sperms. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो सर्विक्स वाला जो एरिया होता है, वो उसका जो म्यूकस है उतना थिक हो जाता है कि वहां पे स्पर्म आके अटक जाते हैं या स्पर्म वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. सो इट ऑल्सो मेक्स द सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म. जो सर्विक्स वहां पे रहेगा, दैट विल बिकम हॉस्टाइल, एंड हॉस्टाइल मतलब द म्यूकस विल बिकम लाइक, इट विल हैव अ थिक म्यूकस. That means it will have the thick mucus. और क्योंकि यहाँ पे thick mucus होगा, so because of that you can actually know that there is no possibility of the sperm reaching to the fallopian tube. तो इस तरीके से आपका hormonal IUDs आप यहाँ पे काम करेंगे. So they will make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile यहाँ पे कर देते हैं sperm के लिए. So that is how they are going to work. इसमें नाम आपको याद रखना है, your LNG20 and your progesterone. So याद रखना, they make the implantation unsuitable for implantation इनके वजह से. ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? Is this clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, ऐसे फोर्सफुली यस मत बोलो, आई होप समझ आ रहा है. तो याद रखना, आईओडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले द प्रेगनेंसी और अ स्पेस चिल्ड्रन, राइट. लंबे टाइम के लिए ये आप यूज कर सकते हो जनरली. It is one of the most widely accepted method of contraception in India. ये सबसे widely accepted method आपके यहाँ पे होता है of the contraception. So IUDs are most widely accepted method. ये याद रखना हमेशा. तो इतनी information पहले आप यहाँ पे याद रखो. Okay. Then we have, now tell me over here and tell me the correct answer. देख लो यहाँ पे question को and then hand raise करो अपना. Read the question thoroughly and then raise your hand. Choose the correct right among the statement given below. क्या हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं हो रहा बेटा, क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? बताइए मिसबा, क्या होगा इसका आंसर? Option B. मिसबा कह रहे हैं हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी. शिखा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आप दोनों का, आपका यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाता है. You'll find IUD increases the phagocytosis reaction in the uterus. IUDs आपके यहाँ पे phagocytosis का रिएक्शन आपके यहाँ पे यूट्रस में आपके इंक्रीज करते हैं. ये इनका जनरल काम यही होता है. ठीक है, सो ये याद रखना आप लोग यहाँ पे क्लियर कट. Okay. Then we have oral contraceptions and surgical method. अब ये चीज हम यहाँ पे करने से पहले लेट्स सी, एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ये करने से पहले, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन नंबर ऑफ थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 20 हैंड रेज करेंगे आप लोग, इसका आंसर मुझे यहाँ पे देंगे हैंड रेज करके. व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रॉपर्टी?
हाँ जी, बताइए शिखा। सर ऑप्शन बी। मिसबा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही आंसर है, याद रखना, क्योंकि ये आपके ओनली स्पर्म्स को यहाँ पे उसकी मोटिलिटी यहाँ पे कम करेगा। स्पर्म्स की मोटिलिटी अगर आपके यहाँ पे कम की जा रही है, दैट मींस यू आर गोइंग टू इनहिबिट द फर्टिलाइजेशन। सो यस, ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, राइट। देन ये नहीं कर पाओगे भैया आप, ये भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये कर सकते हो आप। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, विच वन? इनमें से एक आपका मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन का, उनमें से कौन सा आपने यहाँ पे बताइए। ठीक है, बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी या बी? बैटमैन वाला बी या क्या दिल्ली वाला डी? शिखा कौन सा है? सर दिल्ली वाला डी। अरे 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 अरे, मिसबा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन आपका भी ऑप्शन डी है बेटा। ऑप्शन डी नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन वाला आंसर यहाँ पे आएगा। पिल्स हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन, इनका कोई रोल नहीं होता कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर। दे हैव नो रोल इन कॉन्ट्रासेप्शन। ऑक्सीटोसिन तो आप जानते हो ना, ये तो आपका यूट्रिन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। इट हैज नो रोल इन कॉन्ट्रासेप्शन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बताओ, क्वेश्चन खुद से पढ़ो एंड देन रेज योर हैंड। बताइए मिसबा। ऑप्शन डी। शिखा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। राइट। IUDs are most widely accepted method of contraception in India. राइट, ठीक है। सो ये अभी तक हमने ये सारी चीज हमने यहाँ पे देखी है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वी कैन हैव अ लुक एट देम लेटर। पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप जितना आपको बताया गया पहले आप उतना याद रखो, राइट। द थिंग्स व्हिच यू हैव डन बाय फार ना, पहले आप उनको यहाँ पे ध्यान से याद रखो, उनको आप यहाँ पे समझो, बिकॉज इसमें से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं एंड यू विल गेट अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस, राइट। तो आज की क्लास में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हमने काफी चीजें यहाँ पे कवर की है। वी हैव डन द IUDs, वी हैव डन द बैरियर मेथड, वी हैव डन द natural methods we have done over here, right? And then before that we have understood what is population explosion. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। और एनसीईआरटी के जो पहले 2-4 पेज है ना, एटलीस्ट पहले 2 पेज वो थरली पढ़ो। उसमें से कई बार स्टेटमेंट्स आते हैं, यू विल फाइंड नंबर ऑफ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम देम। जब मैं कल आपको वापस मिलूंगा तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन तो क्लियर कट होनी चाहिए जो मैंने आपको कराई है, ताकि हम उसके आगे चीजों को बिल्ड कर सके। और मैं जब आपसे ये पूछूंगा ना, जब मैं आपसे पूछूंगा कि एक टीनेजर के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है, या एक फर्टाइल कपल के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर दैट फर्टाइल कपल इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू टेल मी कि हाँ, दे शुड बी अवेयर अबाउट द प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर एंड ऑल द थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगली क्लास के अंदर जब आप पढ़ के आना ये सब चीजें, राइट। You have to remember all those things very, very, very thoroughly over there. Okay, and please remember all these hormonal things and just so these are the things which should be always taken into account. ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है आपको? Is this thing clear to all of you? यहाँ तक? यस सर। Right. So just go through all the thing, go through the NCERT contraceptive वाला पार्ट एक बार खुद से देख लो। जब हम लोग वापस मिलेंगे तो इसके आगे जाएंगे and we'll understand number of things. Right. The chapter is very small. The chapter is based on understanding and solving questions, right? So इतना पढ़ो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ तक ध्यान से पढ़ो and then we can have a discussion again. ठीक है? All right. So now if you have any question then go ahead and ask. अगर कोई question है मिसबा एंड शिखा, कोई question है आपको इन सब चीजों में? You have any question based on this? अरे बोलिए हाँ या ना बोलिए। नहीं है? All right. ठीक है। If you have no questions, क्वेश्चन सॉल्व करो, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, बिकॉज यू हैव अ टेस्ट जो मैं सिलेबस ऑलरेडी आपके शेयर कर चुका हूं।